बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। I am Muhammad Idris, physics teacher from Uswa College, Chakwal. Most welcome to second year physics class. Please student, subscribe my YouTube channel for getting the latest video your physics class. Today's our lesson is about chapter 12 exercise short question. Now we come to our short question. So dear students, our first short question is: the potential is constant through a given region of space. The potential is constant through a given region of space. Is the electrical field is zero or non-zero in this region? तो क्वेश्चन ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है, द पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट अ रीजन ऑफ स्पेस, यानी स्पेस में जो पोटेंशियल है वो क्या है, कांस्टेंट है। पोटेंशियल डिफरेंस जो है स्पेस में कहता है जो पोटेंशियल है वो क्या है, थ्रू आउट द रीजन स्पेस के अंदर कांस्टेंट है। तो क्या इसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो होगा या नॉन जीरो होगा? इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है जीरो होगा या नॉन जीरो होगा, इसकी वजाहत करें, ये क्वेश्चन पूछा गया है। यानी स्पेस में, थ्रू आउट स्पेस में जो आपके पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, द पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस, यानी स्पेस में रीजन गिवन है और उसमें पोटेंशियल क्या कांस्टेंट है। तो कह रहा है कि उसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो होता है या नॉन जीरो होता है, इस पॉइंट की वजाहत करें। तो डी स्टूडेंट, जैसा कि इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होता है, जीरो होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड विल बी जीरो इन दिस रीजन, यानी बता रहा है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड विल बी जीरो इन दिस रीजन। वजह क्या बता रहा है, कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फार्मूला है वो क्या पास क्या, डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर, ये फार्मूला आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। अब इसमें नेगेटिव साइन जो है वो हम बता रहा है कि डायरेक्शन ऑफ ई इज अलोंग द डिक्रीजिंग पोटेंशियल, यानी इसकी जो नेगेटिव साइन है वो हमें बता रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है वो उसकी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यानी पोटेंशियल डिक्रीजिंग हो रही है जी। आप देखें कि इस फार्मूले में ई इज इक्वल डेल्टा वी बाई डेल्टा आर है। अब वी के आपके पास इसमें पहले ही बता दी कि आपके पास वी क्या कांस्टेंट है जी। ये ऊपर आप देखें तो पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस, तो पोटेंशियल से मुराद यहाँ क्या है, वी है जी, यानी पोटेंशियल कहते हैं कांस्टेंट है। क्लियर होगी बात जी? जब पोटेंशियल कांस्टेंट है तो क्या है, चेंज इन पोटेंशियल भी क्या होगी, फिर जीरो होगी भाई। वो कह रहा है कि इस रीजन ऑफ स्पेस में क्या है, पोटेंशियल कांस्टेंट है। जब पोटेंशियल ही कांस्टेंट है तो चेंज इन पोटेंशियल क्या होगी, वो भी जीरो होगी। तो सो डेल्टा वी आपके पास क्या हो गया, जीरो हो गया। अब इसी इक्वेशन ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर, इसमें डेल्टा वी की वैल्यू हम जीरो इंसर्ट करेंगे तो ई इज इक्वल टू माइनस जीरो बाई डेल्टा आर, तो जीरो डिवाइडेड बाय एनी डिनोमिनेटर बिकम जीरो। तो सो पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है वो क्या होता है, जीरो होता है इन ए गिवन रीजन ऑफ स्पेस इन व्हिच पोटेंशियल इज कांस्टेंट जी। यानी ये हमें कंफर्म हो गया कि अगर आप पास गिवन रीजन ऑफ स्पेस में पोटेंशियल कांस्टेंट हो तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। वजह क्या है कि ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये डिपेंड किस पर कर रहा है, इलेक्ट्रिक जो है ये आपके पास डिपेंड किस पे कर रहा है, डेल्टा वी और डेल्टा आर दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो डेफिनेटली हमें बता दिए कि जनाब वी क्या है, कांस्टेंट है, पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है, तो चेंज इन पोटेंशियल वो भी क्या होगी, जीरो होगी। तो सो आप पास में वैल्यूज हमने स्टार्ट की तो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है वो क्या आ गया, जीरो आ गया। क्लियर हो गया डी स्टूडेंट्स ये बात? ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 is here. Suppose that you follow an electric field. आप क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को फॉलो कर रहे हैं ड्यू टू अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। सपोज दैट यू फॉलो एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को फॉलो कर रहे हैं जो कि पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से है। आपने चैप्टर 12 में स्टडी किया है
जो पॉजिटिव चार्ज लाइन है उसमें से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज उसके अंदर जाती हैं जी। तो सो डू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल इंक्रीजेज और डिक्रीजेज जी। तो कहते हैं क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, यानी आप जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को फॉलो कर रहे हैं और वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से हैं। क्वेश्चन ये है जनाब कि आपके पास जो है जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है जी, अब आप देखें इसमें आपके पास जो आंसर है सवाल का, पहले वो देता हूं। बता रहे बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल विल डिक्रीज, यानी ये दोनों क्या होंगे, डिक्रीज होंगे जी। पहले तो ये बात है जी, इस सवाल का जवाब ये है कि इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। कह रहा है जी जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को फॉलो कर रहे हैं जो कि पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से हैं, तो उसमें पूछा गया था इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे। तो सवाल का एग्जैक्ट आंसर क्या है जनाब के इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ये दोनों क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। अब हम आगे चल के देखते हैं कि ऐसा क्यों है। आपने कूलम्स लॉ पढ़ा था, पहला टॉपिक, उसकी ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। तो अब आप देखें E इज इक्वल टू A इंटू क्यू ओवर आर, ये किस पे डिपेंड कर रही है, आर पे डिपेंड कर रही है। जब आप फॉलो करते हैं तो इट्स मीन आप सोर्स से पॉजिटिव चार्ज से आगे की तरफ जा रहे हैं, डिस्टेंस बढ़ रहा है, यानी यहाँ पास आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। इट्स मीन दैट ई की वैल्यू क्या होती जाएगी, ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। एंड सेम आगे दूसरा जो आपने रिलेशनशिप पढ़ा था V इज इक्वल टू K इंटू क्यू ओवर आर। तो K आपके पास कांस्टेंट है, Q आपके पास चार्ज है, R से मुराद क्या है, डिस्टेंस है। यानी जब भी आप फॉलो करते हैं इट्स मीन दैट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को जब फॉलो करेंगे उसका चार्ज से फासला क्या बढ़ना शुरू हो जाएगा। यहाँ भी आप देखें डिनोमिनेटर में R क्योंकि मौजूद है। ठीक है, R बढ़ेगा डेफिनेटली आपके पास V की वैल्यू यानी आपके पास क्या है पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। और इधर आप आर स्क्वायर वैल्यू है तो यहाँ भी आपके पास क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है और कम होगी। तो इसका मतलब कि दोनों रिलेशनशिप को देखें, इक्वल और कांस्टेंट खत्म करें तो ये प्रोपोर्शनल का साइन आता है। तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी डिस्टेंस का स्क्वायर जो बढ़ेगा डिनोमिनेटर में, इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज से आगे की तरफ जाएंगे, फासला बढ़ाते जाएंगे, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। ये एक रीजन आ गई। और दूसरा आपका दूसरी इक्वेशन इक्वल और कांस्टेंट है, दो जब साइन होते हैं तो ये प्रोपोर्शनल में ले आते हैं। तो V इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस R, यानी यहाँ R डिस्टेंस जो है उसके क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इट्स मीन दैट R की वैल्यू बढ़ेगी, यानी आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को फॉलो करते जाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो पॉजिटिव चार्ज से बता दिया जी, वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और दूर तरफ जाती हैं जी। जब अपने फॉलो करेंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस R है। तो R के बढ़ने से क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इससे पता चला, क्या पता चला, यानी हमने जो रिजल्ट निकाला है, व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम चार्ज Q, यानी पॉजिटिव चार्ज Q जो रख रखा है जिसकी वजह से आप पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही हैं, कहते हैं अगर आप उससे मूव अवे करेंगे इसका मतलब क्या है, R डिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो बोथ E मीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड V पोटेंशियल बोथ विल डिक्रीजेस। तो ये हमारे सवाल का जवाब है, इसकी रीजन है। तो जनाब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है जिसको हम फॉलो करें ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से, और जो हम चार्ज से अवे मूव करेंगे हमारा डिस्टेंस R बढ़ेगा। डिस्टेंस R बढ़ने से इलेक्ट्रिक जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज होगा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस R। तो सो ये भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो सो दिस इज द रीजन बिहाइंड इट। तो एनी क्वेश्चन देन यू now our next short question 3, that is how can you identify that which plate of capacitor is positively charged। ये क्वेश्चन है जी, ये क्वेश्चन जितने भी किए हैं ये सारे सबका बोर्ड में रिपीट हो रहे हैं।
तो हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट विच प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज पॉजिटिवली चार्ज। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। कैपेसिटर के बारे में आपने बड़ी डिटेल में इस चैप्टर में स्टडी किया है कि कैपेसिटर में दो प्लेट्स होती हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरी पे नेगेटिव चार्ज होता है। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के वाले से बात हुई। तो कहते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा, किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी प्लेट कैपेसिटर की पॉजिटिव चार्ज है। तो ये हम देखते हैं जी। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या होगा, टू आइडेंटिफाई दैट विच प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज पॉजिटिवली चार्ज, उसके लिए हमें फिर क्या करना होगा, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप यूज करना होगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप करना होगा, इस्तेमाल करना होगा। तो जिसमें आपने क्लास 10th में इसमें बड़ी डिटेल से पढ़ा है। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसी डिवाइस है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज है वो डिटेक्ट कर सकते हैं जी। तो डी स्टूडेंट्स, ये आपका साथ साइड डायग्राम में देखें, ये आपके पास क्या है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है। आप इसकी अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये आपके पास ये मेटल प्लेट है, मेटल कैप है, और ये आपके पास क्या नीचे इंसुलेटर है, ये आपका बॉक्स है। इस बॉक्स के अंदर क्या है, दो गोल्ड लीव्स लगे होते हैं जी, इसी वजह से इसको गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं जी। ये देख रहे हैं, ये साइड पे इधर उसने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये आपके पास क्या है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है। तो ये आपके पास क्या है, मेटल स्टेम है, और ये इस सारे के अंदर जो बॉक्स में बंद है, यहाँ आपके पास वैक्यूम होता है जी। यहाँ वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। तो इसमें आपके पास क्या होता है, इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के हवाले से आपने स्टडी की थी, तो उसका फिनोमेना यहाँ पर यूज होता है। तो इसमें एक प्लेट जो है इसकी ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज होती है। तो आपके पास क्या होगा कि इसकी जो एक प्लेट है इस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है। तो कहते हैं कि हमने क्या करना है, पोलैरिटी ऑफ कैपेसिटर प्लेट जो चेक करनी है, यानी उस पर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। तो हम फिर क्या करेंगे कि इट इज ब्रॉड नियर द कैप और डिस्क ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप जी। तो याद रखें, इलेक्ट्रोस्कोप पे या चार्ज क्या होता है इसकी डिस्क पर, यानी यहाँ प्लेट पर क्या होता है, या पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है। अगर आप इसके टॉपिक को डिटेल से स्टडी करें क्लास 10th में तो इसकी डिटेल मौजूद है। या क्या होता है, इलेक्ट्रोस्कोप पे पॉजिटिव चार्ज होता है, या क्या होता है इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो सपोज यहाँ का लिखे इस पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ इस पर सपोज का लिखे इस पर इसकी एक प्लेट का पॉजिटिव चार्ज है। तो अब क्या होगा, अगर क्या है आप ये इस जो आपका कैपेसिटर प्लेट है उसको इस मेटल के कैप के करीब लाते हैं, अगर क्या हो जाए, ये गोल्ड लीव में डाइवर्जेंस पैदा हो जाए, अगर गोल्ड लीव में क्या हो जाए, डाइवर्जेंस पैदा हो जाए, हमने ये बता दिया है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा, हम कह देंगे प्लेट इज पॉजिटिवली चार्ज। एंड वाइस वर्सा का मतलब क्या है, अगर नेगेटिव होगा तो क्या होगा, इनमें डाइवर्जेंस डिक्रीज होकर खत्म हो जाएगी, ये दो गोल्ड लीव जो आपको उसमें बिल्कुल मिल जाएंगे। वाइस वर्सा का ये मतलब है। यानी उसने यहाँ बता दिया है कि अगर आप पास गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, जो इस आप पास मेटल कैप को या डिस्क को हम प्लेट के करीब लाते हैं, अगर ये डाइवर्जेंस बढ़ जाए यानी का डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाए, इट्स मीन दैट उस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है। अगर आपके पास गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप नेगेटिवली चार्ज है तो क्या होगा, उल्टा केस होगा कि उसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्योंकि अट्रैक्शन रखते हैं तो वहाँ डाइवर्जेंस क्या खत्म हो जाएगी, बिल्कुल वो करीब मिल जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे दोनों लीव्स इसमें। तो ये चीज़ है, आपने प्रॉपर्टी पढ़ रखी इसी चैप्टर में ही कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो सो इस ये प्रॉपर्टी है कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में एक प्लेट पे एक लीफ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है, ऑप्शन है जी। तो उसने बता दी पॉजिटिव चार्ज है, तो जब क्या है इस प्लेट किसी भी प्लेट को आप लेके आते हैं, इसके पास रखते हैं, अगर वो प्लेटों में डिस्टेंस बढ़ जाए, इट्स मीन दैट वो प्लेट के कैपेसिटर की पॉजिटिव चार्ज है। वाइस वर्सा मतलब क्या है, अगर आपके पास उल्टा होगा यानी नेगेटिव चार्ज होगा तो ये अट्रैक्ट करेगी और यूं इस तरह ये आपस में मिल जाएंगे दोनों लीव्स। क्लियर हो गए डी स्टूडेंट्स जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, दैट इज describe the force or forces, describe the force or forces on a positive point charge.
डिस्क्राइब करना है फोर्स या फोर्सेस को विच आर ऑन पॉजिटिव पॉइंट चार्ज व्हेन प्लेस बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। यानी ये आप देखें पैरेलल प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के दरमियान, कहता है ये दो प्लेट्स हैं तो इसके दरमियान पॉजिटिव चार्ज रखा गया है, तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर कौन सी फोर्स या फोर्सेस लगेंगी उनको आपने एक्सप्लेन करना है। इसमें दो केसेस हैं विद सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस। ये ए ऑप्शन बड़ा अहम क्वेश्चन है। कहते हैं कि आपने एक पॉजिटिव चार्ज, पूरा क्वेश्चन समझे जी, यानी आपने एक पॉजिटिव चार्ज को क्या किया है, आपके पास दो चार्ज प्लेट्स के दरमियान रख लिए, तो कहते हैं इस पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स या फोर्सेस जो भी लगनी है, कहते हैं इसको आप डिस्क्राइब करना है। फिर इसके दो केसेस हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज क्या रखा जाए, दो सिमिलर चार्जेस के दरमियान रखा जाए। ये देखें आप पास एक प्लेट भी पॉजिटिव चार्ज है, ये दूसरी प्लेट भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ये आप पास सामने जो रोमेटिक साइन लगाया, यहाँ पे हमने एक पॉजिटिव चार्ज रखा है। कहते हैं दो प्लेट्स के दरमियान हमने एक पॉजिटिव चार्ज, ए ऑप्शन बता रहा है, वी प्लेस अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज विद इन द प्लेट्स विद द सिमिलर चार्ज, इन दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है और मैग्नीट्यूड उनका क्या इक्वल है। तो फिर इस पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स या फोर्सेस लगेंगे ये आप डिस्क्राइब करते हैं। बी पार्ट बता रहा है विद अपोजिट एंड इक्वल चार्जेस जी। अब ये ऑप्शन बी है जी। ये देखें, इस आपने दूसरी डायग्राम में देखें तो क्या रहा है कि हमने यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रख दिए हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, अब दो प्लेट्स हैं अपोजिटली चार्ज प्लेट हैं और इक्वल चार्जेस हैं। ये अमाउंट ऑफ चार्ज दोनों प्लेट्स पर इक्वल है, बट दीज चार्जेस आर अपोजिट, देन पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स या फोर्सेस जो भी लगनी है उनको भी क्या कर दें, आप डिस्क्राइब कर दें। तो ये क्वेश्चन है। तो डी स्टूडेंट्स, आपको पहले क्वेश्चन उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब हम एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। कह रहा है कि जब हमारे पास चार्ज क्या हो, पॉजिटिव हो और दो सिमिलर चार्ज प्लेट्स दरमियान रख दें और दोनों चार्जेस भी क्या इक्वल हो, कहता है नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पॉजिटिव चार्ज इज जीरो। कहते हैं कि इसके ऊपर नेट force acting on positive charge when it is placed between two positively charged plates with equal amounts, then क्या होगा, इस पे नेट अमाउंट ऑफ जो फोर्स होगी वो जीरो होगी। इसका मतलब क्या होगा, आप ये खुद देख लें, इसको आप एनालिसिस करें इस डायग्राम को। ये देखें, यहाँ पॉजिटिव चार्ज सेंटर में, जो पॉजिटिव चार्ज इस बिल्कुल सेंटर में ही रहेगा, ना ये राइट जाएगा ना ये लेफ्ट जाएगा। क्यों कि दोनों तरफ से पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये खुद भी पॉजिटिव चार्ज है और दोनों तरफ से इक्वल अमाउंट में फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रही है। दोनों तरफ से इक्वल अमाउंट में क्या हो रही है, फोर्स ऑफ रिपल्शन अप्लाई हो रही है। जो लेफ्ट साइड प्लेट है वो भी इक्वल अमाउंट में रिपल्शन कर रही है और राइट साइड पे जो प्लेट है वो भी इक्वल अमाउंट में क्या कर रही है, इसको रिपेल कर रही है। सो इसका मतलब क्या होगा कि नेट फोर्स क्या होगी पॉजिटिव चार्ज पे, जीरो होगी जब इसे दो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट दरमियान रखें और अमाउंट ऑफ चार्जेस भी क्या हो, इक्वल हो। तो इसकी रीजन क्या दे रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वन प्लेट इज इक्वल एंड अपोजिट टू दैट ऑफ द अदर प्लेट। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं एक प्लेट की और दूसरी प्लेट की इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में है। सो आप पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, जीरो होगी है। ये देखिए फार्मूला आप पास क्या है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला क्या पढ़ा था, E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू। E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू आपने पढ़ा था और यहाँ से रीअरेंज करें तो हमने फोर्स अप्लाई की निकाली है, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। आप ये देखें कि यहाँ E की वैल्यू क्या होगी है, जीरो हो गई है जी। क्यों, जो पॉजिटिव प्लेट है या लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव प्लेट, राइट साइड पे पॉजिटिव जो प्लेट है उस पर पॉजिटिव चार्ज इक्वल अमाउंट में है, दोनों तरफ जो फोर्स और पल्शन इक्वल है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या है, जीरो है, क्योंकि यहाँ पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वन प्लेट जो है, यानी ड्यू टू लेफ्ट प्लेट इज इक्वल एंड अपोजिट टू द प्लेट ऑफ द अदर ऑन द राइट साइड ऑफ द प्लेट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लेफ्ट साइड की प्लेट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी राइट साइड की जो पॉजिटिव प्लेट है दोनों की इक्वल है, अपोजिट है। सो एक दूसरे के असर को कैंसिल कर रही है। सो आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या जीरो है, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। क्यू से हमारा चार्ज है, ई से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। सो ई की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे तो आपके पास नेट फोर्स F इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो हो जाएगा इस पर। और सो ये चार्ज क्या है, ना राइट मूव करेगा ना लेफ्ट मूव करेगा। तो ये आपका बिहेवियर है इसका। अब आपके पास बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन में आप देख रहे हैं
when net force acting on the point charge will be maximum। कहते हैं जो नेट फोर्स होगी वो आपके पास पॉइंट चार्ज पर, यानी जब आप पास चार्ज क्या पढ़ो, अपोजिट चार्ज प्लेट के दरमियान पढ़ो और दोनों आप पास चार्जेस के हैं, जो पॉजिटिव प्लेट, अमाउंट ऑफ चार्जेस ऑन पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट दैट आर इक्वल, ये देखेंगे अब आप पास। तो कहते हैं कि यहाँ पर जो नेट फोर्स लगेगी वो मैक्सिमम होगी। क्यों मैक्सिमम होगी? अब वजह देखें कि इधर आप पास पॉजिटिव प्लेट है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, फोर्स ऑफ रिपल्शन है लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे आप देखें नेगेटिव प्लेट है, नेगेटिव चार्ज प्लेट है। तो इधर आप पास क्या है, नेगेटिव चार्ज और ये चार्ज खुद पॉजिटिव है, इनमें क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यानी इधर आप लेफ्ट साइड देखें तो इसको रिपल्शन मिल रही है, राइट साइड देखें तो इसको खींचा जा रहा है अपनी तरफ। तो सो आप पास क्या है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पॉजिटिव चार्ज विल बी मैक्सिमम एंड इट्स डायरेक्शन फ्रॉम क्या होगी, पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट जी। तो याद रखें ये आप पास क्या है, इस पे net force on the positive charge when it is placed between the two oppositely charged plates, then net force will be maximum and it will move from positive plate to a negative plate जी। तो ये positive plate से negative plate की तरफ जाएगा। इसकी रीजन क्या बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू प्लेट्स जी। कहते हैं दोनों प्लेट्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो क्या इक्वल है और इन द सेम डायरेक्शन में। उधर ऊपर मैंने क्या बताया था, उस केस में opposite intensity of both plates are equal but they are in opposite directions। so इस वजह से वो ना राइट जा रहा था ना लेफ्ट जा रहा था। जबकि इस केस में क्या है, आपके पास दोनों प्लेट्स जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो है, इन दोनों प्लेट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो इक्वल है बट क्या ये सेम डायरेक्शन में। तो सो आप पास एज ए हेंस द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है, इज मैक्सिमम। तो ओवरऑल जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम होगी। सो आप पास मैक्सिमम नेट फोर्स क्या करेगी, इस पर एक्ट करेगी और पॉइंट चार्ज क्यू जो है वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ तेजी से मूव करेगा। ये आप पास देख F इज इक्वल टू Q, यहाँ आप पास क्या है, ये एक ही डायरेक्शन में है। सो पॉजिटिव चार्ज तेजी से मूव करके नेगेटिव प्लेट की तरफ आएगा। ये बड़ा ही अहम क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने इस पर काफी जोर दे दिया जी। Our next question, that is इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस, व्हाई? यानी पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस, व्हाई? तो ये बता दें। तो आपने जैसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आपने पढ़ा था, चार्जेस पॉजिटिव चार्ज की, नेगेटिव चार्ज की, अपोजिट चार्जेस की, तो उसमें क्या था कि वो कभी क्रॉस नहीं करती, ठीक है, दे नेवर क्रॉस ईच अदर। इसकी वजह क्या है, इट हैज ओनली वन डायरेक्शन, इट हैज ओनली वन डायरेक्शन। इसकी एक ही डायरेक्शन होती है एट एनी गिवन पॉइंट जी। कहते हैं किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, एक ही होती है। सो यही वजह है कि ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती है जी। अगर कहता है, अगर ऐसा हो जाए, इफ द लाइंस क्रॉस देन, यानी अगर लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर लें एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी एक दूसरे को क्रॉस कर लें, कहते हैं इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल हैव मोर देन वन डायरेक्शन, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन के एक से ज्यादा है, जो कि पॉसिबल है ही नहीं, जो कि पॉसिबल नहीं है। कहता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स दे विल नेवर क्रॉस ईच अदर, व्हाई? बिकॉज़ दे हैव ओनली वन डायरेक्शन एट एनी गिवन पॉइंट, यानी किसी भी पॉइंट पर डायरेक्शन हमेशा एक ही होती है। क्लियर होगी बात? सो दे विल नेवर क्रॉस ईच अदर। अगर ये लाइंस क्रॉस करें, यानी इफ बात की जा रही है, अगर लाइन क्रॉस करें किसी भी जगह पर, किसी भी पॉइंट पर, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का आते हैं, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक से ज्यादा डायरेक्शन है, जो कि पॉसिबल नहीं है, यानी मुमकिनात में से नहीं है। क्लियर होगी बात जी स्टूडेंट्स जी। नेक्स्ट अवर क्वेश्चन 6 इज देयर, if a point charge q is released in a non-uniform electric field, will the field lines pointing in the same direction, will it make a rectilinear motion? तो क्या ये रेक्टिलिनियर मोशन होगा, इसकी जो मोशन होगी क्या वो रेक्टिलिनियर मोशन होगी। कहता है आपके पास एक पॉइंट चार्ज है, उसकी एक पॉइंट चार्ज है, उसकी वैल्यू क्या है, Q है, उसकी मास M है, उससे आप नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आप क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। आप ये डायग्राम देख रहे हैं, कहते हैं यहाँ पास पॉइंट चार्ज Q है, तो इसमें ये जो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, डेफिनेटली ये एरो हेड लगा रहे हैं, इसका मतलब जो जो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा
तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो इसका इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। जाहिर है सेंटर के करीब जो जहाँ चार्ज होगा वहाँ ज्यादा इसकी पावर होगी, और जो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, देखें एरो हेड दूर जा रहे हैं सारे हर तरफ हर डायरेक्शन में, इसका मतलब डिस्टेंस बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है उसका डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो बता रहे हैं क्या वो रेक्टिलिनियर मोशन बरकरार रखेगा या स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव करेगा? इसका आंसर यस है जी, यस। इसकी वजह क्या है? यस है। इट विल मेक अ रेक्टिलिनियर मोशन, यानी स्ट्रेट लाइन में ये आगे मूव करता जाएगा। तो रीजन क्या बता रहा है? इफ अ पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम क्या कर लें, पॉइंट चार्ज को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर लें, इट मूव्स अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो जैसा कि आप बताया है कि अगर आप पॉइंट चार्ज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में मूव रखते हैं, तो कहता है वो चार्ज किसको फॉलो करता है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को फॉलो करता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या करता है? फॉलो करता है। जैसा कि हमारा इस केस, ये जो केस है इस सवाल में, तो कहता है द फील्ड लाइंस आर पॉइंटिंग टू द सेम डायरेक्शन, कहता है डायरेक्शन भी सेम है, तो सो क्या होगा? इट मेक्स अ रेक्टिलिनियर मोशन। तो फिर क्या होगा? रेक्टिलिनियर मोशन बनाएगा। इसमें देखें रेडियली आउटवर्ड। इस केस में एरो हेड डायरेक्शन आउटवर्ड बता रहे हैं, यानी एक तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वो क्या होगा? रेक्टिलिनियर मोशन क्या बरकरार रखेगा? यस रखेगा। क्यों रखेगा? क्योंकि जब भी किसी पॉइंट चार्ज को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, वो हमेशा क्या होता है? ज्यादा से कम की तरफ जाता है, यानी आपके पास क्या होगा? ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या करते हैं? चार्ज जो है फॉलो करते हैं। सो पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन उसकी सेम है, तो सो ये हमेशा क्या है? जो पॉजिटिव चार्ज है उससे आउटलाइंस क्या है? वो सेंटर से बाहर की तरफ जा रही हैं, आउटवर्ड जा रही हैं, तो सो ये क्या करेगा? आउटवर्ड डायरेक्शन में अपनी रेक्टिलिनियर मोशन को बरकरार रखेगा। क्लियर हो गई डी स्टूडेंट्स? नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 7 इज देयर, दैट इज अ इफ E is E से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, is E necessarily zero inside the charged upper balloon? If balloon is spherical, assume that charge is distributed uniformly over the surface. तो कहता है क्या ये जरूरी है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड अ चार्ज रबर बैलून। तो कहते हैं अगर बैलून क्या हो? स्फेरिकल हो, तो हमें बता दें एंड अज्यूम कर लिया कि इसके ऊपर जो चार्जेस हैं वो आपके पास क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आपने डिस्ट्रीब्यूट गासेस लॉ पढ़ा होगा, उसकी वीडियो सुनी होगी मेरी। तो गासेस लॉ के तहत अगर आप जाएं, तो गासेस लॉ क्या आता है? इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स था उसका, दैट विल बी इक्वल टू द 1 over epsilon naught time the total charge enclosed by the that closed surface। तो ये आपने गासेस लॉ की डेफिनेशन पढ़ी थी। तो अगर आप देखें तो गासेस लॉ जो है यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। गासेस लॉ के तहत क्या आता है? उसकी एक एप्लीकेशन, दो एप्लीकेशन आपने पढ़ी थी, और एक एप्लीकेशन ये वही वाली है कि आपके पास क्या है? एक क्लोज सरफेस है दैट इज स्फेरिकल, इसके साइडों पर ये देखें यूनिफॉर्मली चार्ज क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो फिर आपने उसमें गाशियन सरफेस क्या की थी? कंसिडर की थी, ठीक है? तो ये इमेजिनरी सरफेस होती है। इसमें कहता है हाँ यस जी, E इज नेसेसरीली जीरो इनसाइड अ चार्ज अपर बैलून जी। तो ये वाकई यानी ये स्टेटमेंट ट्रू है, करेक्ट है। तो रीजन क्या दे रहे हैं? कहता है इमेजिन अ गाशियन स्फेरिकल गाशियन सरफेस जी। कहते हैं आप रबड़ जो बैलून है उसके अंदर आपने क्या किया? इमेजिन किया है, फर्ज किया है। हमने कहा कि ये जो गाशियन सरफेस होती है इमेजिनरी सरफेस होती है जी। तो कहते हैं द चार्ज इनक्लोज बाय इट इज Q इज इक्वल टू जीरो। इसके अंदर जो चार्ज है, कहते हैं अंदर तो कोई चार्ज नहीं है, चार्ज तो बाहर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस पे डिपेंड करता है भाई? पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज की वजह से होता है ना। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पढ़ी थी वो किस पे डिपेंड करता है? ड्यू टू पॉइंट चार्ज, दैट इज पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस। पॉजिटिव चार्जेस आउटवर्ड जा रही है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है। अगर नेगेटिव चार्ज है तो इनसाइड की तरफ है। अब यहाँ बता रहे हैं, आप इस डायग्राम को देखें, इसमें देखिए इसके अंदर तो कोई चार्ज नहीं है, यहाँ तो कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब Q चार्ज जो है दैट इज जीरो। तो हमने आगे इस पे क्या कर दिया? गासेस लॉ अप्लाई कर दिया है। गासेस लॉ की ये स्टेटमेंट में
इलेक्ट्रिक फील्ड through a whole closed surface that is equal to 1 over epsilon naught times the total charge enclosed by that surface. ये आपके पास की स्टेटमेंट थी. अब आपके पास क्यू इसके पास 0 है, 0 ओवर एप्सिलॉन नॉट, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया. आगे आपके पास ये फाई बताया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स है. इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ लाइंस व्हिच आर पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस, या आपके पास कोई भी सरफेस है दैट इज फ्लैट सरफेस या एनी सरफेस, तो उसके अंदर से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कितनी पास हो रही हैं, दैट इज कॉल्ड, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही है, इससे हमने कहा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा था. यानी कितनी, हाउ मेनी नंबर ऑफ लाइंस, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हिच आर पासिंग थ्रू अ सरफेस, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स. क्लियर होगी बात, हमने ये डिफाइन किया था. तो वो फाई ई से रिप्रेजेंट किया. फाई क्या ग्रीक लेटर है व्हिच इज यूज्ड फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला क्या, E डॉट ए, यानी डॉट प्रोडक्ट बिटवीन E एंड A. E से मुराद क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और A से मुराद क्या उसका वेक्टर एरिया है. ये इक्वल टू क्या 0 है. अब इसमें ये देखें, एरिया तो कभी 0 हो नहीं सकता, यानी सरफेस जो आपने रखी हुई है उसमें से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स तो गुजर रही है ना, तो इसका मतलब क्या उसका एरिया 0 नहीं हो सकता. सो डेफिनेटली एरिया कैन नेवर बी 0. अगर एरिया 0 करते हैं तो इसका मतलब वो आपने जो सरफेस रखी हुई है जिसमें से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स गुजर रही हैं वो है ही नहीं है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती. तो फिर इसका मतलब क्या होगा, आपके पास डेफिनेटली एरिया 0 नहीं हो सकता. सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, फिर 0 होगी. क्लियर होगी बात जी. तो ये आपके पास है. सो ये साबित हो गया कि ये नेसेसरी है कि इनसाइड द चार्ज रबर बैलून इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए. आगे आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इज इट ट्रू दैट गाउसेस लॉ states that total number of lines of force crossing any closed surface in the outward direction is proportional to the positive charge enclosed within the surface. तो ये तो बिल्कुल वही बात है, ये तो गाउसेस लॉ की ही बात हो रही है. तो कह रहे हैं कि गाउसेस लॉ के मुताबिक क्या ये स्टेटमेंट दुरुस्त है कि टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक ही बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या लाइंस ऑफ फोर्स. कहते हैं गाउसेस लॉ के तहत, कहता है ये गाउसेस लॉ बताता है टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग एनी क्लोज सरफेस इन आउटवर्ड डायरेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द नेट पॉजिटिव चार्ज. तो डेफिनेटली ये बिल्कुल बात सही है, यानी पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं वो हमेशा आउटवर्ड ही तो होती हैं. ठीक है जी. तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है जी, ये आपके पास यस है, ये स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है. इसकी रीजन देख लो. कहते हैं अकॉर्डिंग टू गाउसेस लॉ, हमने देखा तो फ्लक्स जो अकॉर्डिंग टू गाउसेस लॉ के तहत हमने फ्लक्स देखा, तो वो क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. ये आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है गाउसेस लॉ के थ्रू देखें, अकॉर्डिंग टू गाउसेस लॉ द फ्लक्स कहता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1 over epsilon naught times the net charge enclosed by that surface. ये गाउसेस लॉ की डेफिनेशन है जी. तो गाउसेस लॉ की डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू 1 over epsilon naught टाइम द टोटल चार्ज enclosed by that surface. तो ये 1 over epsilon naught, ये आपके पास क्या है, epsilon naught कांस्टेंट है, कांस्टेंट और इक्वल साइन खत्म करने प्रोपोर्शनल आ जाता है. तो आप देख लें फाई ई जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज क्यू है जी. क्लियर होगी बात जी. तो फाई ई बता रहे आप पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स व्हिच आर पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया, यानी स्पेसिफिक एरिया जो हमने रखा है उसमें से पास हो रही है फाई, उसे कहते हैं जी इलेक्ट्रिक फ्लक्स. और क्यू से मुराद क्या है, नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, यानी गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है. तो साफ जाहिर है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है जो हो रहा है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट चार्ज क्यू इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस. तो सो ये आपके पास क्या है, करेक्ट है, ट्रू स्टेटमेंट में अकॉर्डिंग टू दिस लॉज. क्लियर होगी बात जी. एंड आवर लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, डू द इलेक्ट्रॉन टेंड टू गो टू रीजन ऑफ द हाई पोटेंशियल और ऑफ लो पोटेंशियल. क्या इलेक्ट्रॉन जो है वो टेंड टू गो टू रीजन हाई पोटेंशियल तरफ जाते हैं या लो पोटेंशियल तरफ जाते हैं. तो कहते हैं जी जो इलेक्ट्रॉन है टेंड टू गो द रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल जी, तो हाई पोटेंशियल की तरफ जाते हैं जी. तो दैट गो टू द हाई पोटेंशियल. कहते हैं एज द इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज. रीजन बता रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन क्या होता है हमेशा किधर जाते हैं, टू गो टू द रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल, लो से हाई पोटेंशियल की तरफ जाते हैं. कहते हैं जैसा कि पता है इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, सो व्हेन दे आर रिलीज्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड,
तो क्या होता है, दे विल मूव फ्रॉम नेगेटिव एंड टू लो पोटेंशियल टू द पॉजिटिव एंड हाई पोटेंशियल। ये आप पास क्या होते हैं, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तरफ जाते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं। जब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलीज करते हैं, तो दे विल मूव फ्रॉम नेगेटिव एंड, नेगेटिव एंड से मूव करें। क्यों, उस पर खुद नेगेटिव चार्ज है। क्लियर होगी बात, इलेक्ट्रॉन पे खुद नेगेटिव चार्ज है, वो आप पास क्या करें, नेगेटिव एंड से मूव करेंगे, रिपल्शन होगी। कहते हैं लो पोटेंशियल से मूव करके किधर जाएंगे, टू पॉजिटिव हाई पोटेंशियल से, यानी लोअर पोटेंशियल से मूव टुवर्ड द हायर पोटेंशियल जी। क्लियर होगी बात जी। इसमें कोई क्वेश्चन होता है, यू कैन आस्क क्वेश्चन। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग माय क्लास। अब मेरी क्लास का टाइम खत्म होता है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बात होगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।